हमर दुलरवा बच्चा सब केना छी अहाँ सब? उम्मीद करै छियै खूब मस्त हेबै, पूरा पढ़ाई में ध्यान लगेते हेबै अहाँ सब। हम सूर्य प्रकाश झा, एसपी झा अहाँ के अपन चैनल सनराइज क्लासेस एकेडमी में स्वागत करै छी। और पिछला क्लास में हम सब त्रिकोणमिति के कुछ सवाल टॉपिक 1 पर देखने रहिए। आए हम सब वही से आगू बढ़े के प्रयास करबे और टॉपिक 1 के ही कुछ सवाल और सॉल्व करे के कोशिश करे छी। अहाँ सबके अगर पिछला क्लास बढ़िया लागल हुए प्लीज लाइक करबे, सब्सक्राइब करबे, शेयर करबे अपन दोस्त सबसे और अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाबियो, अधिक से अधिक बच्चा तक पहुंचाबियो जे उनका भी लाभ मिले। अगर अहाँ सब संतुष्ट छी तो बढ़े छी हम सब आगू। अहाँ सब जुड़ू, सब साथ रहियो, ध्यान से सुनियो और अगर आप पूरा कंसंट्रेट करबे क्योंकि ये अहाँ के लाइफ से जुड़ल चीज है, अहाँ के लाइफ बनाबे के लिए प्रयास है। अगर अहाँ कंसंट्रेशन देबे अपन तो जरूर हम उम्मीद करे छी कि अहाँ के बेहतर समझ में आए। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहबे, जखन अहाँ वीडियो सुनै छी तो पूरा प्रयास करबे कि ओकरे पर ध्यान हुए और कोई चीज पर, दूसर चीज पर ध्यान तखन नहीं होना चाहिए। ठीक, अबियो देखे छिए। तो बच्चों लास्ट डे हम कुछ सवाल इसका सॉल्व किए थे। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो हम छोड़ के गए थे कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है जहां साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ऐसा सवाल हम लोग कोण बी बराबर कोण सी के लिए बनाए थे। हाँ, साइन बी बराबर साइन क्यू की जगह था वहां कॉस बी बराबर कॉस सी, है ना। तो हमको क्या साबित करना था? कॉस बी बराबर कॉस सी। ये कोण बी बराबर कोण सी ये हम साबित कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट डे। लेकिन अभी क्या अंतर है ना, सी के जगह पर क्यू है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक त्रिभुज से सवाल नहीं है, ये दो त्रिभुज से सवाल है ना। क्योंकि बी और क्यू लॉजिकली एक त्रिभुज के कोण नहीं होने चाहिए। लॉजिकली बनाने के लिए आप ए बी क्यू त्रिभुज लिख दीजिए तो चलेगा, कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप लॉजिक से जाते हैं तो बी और क्यू एक ही त्रिभुज के कोण नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या अंतर है दोनों सवाल में, अभी आप फील कर पाएंगे। अगर आप कल के वीडियो से आज का वीडियो का कंपेयर करें, कल के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन 6 को कंपेयर कीजिएगा तो आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। क्या है बेटा देख लो, दिया है कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है जहां साइन बी बराबर है किसके? साइन क्यू के। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो क्योंकि कोण बी और कोण क्यू दो अलग अलग त्रिभुज के कोण हमें समझ में आ रहे हैं, लॉजिकली ये एक ही त्रिभुज के कोण नहीं होने चाहिए, इसलिए हम इसको दो त्रिभुज पर बनाएंगे। आइए हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और दूसरा त्रिभुज हमारा पीक्यूआर है। नाम दे दीजिए त्रिभुज का। ए बी सी, सी पर 90 बना देते हैं, यहां पी क्यू आर, आर पर 90 बना देते हैं। तो इससे चूंकि बी और क्यू को न्यून कोण करना था
तो बी और क्यू को हमने न्यूनकोण कर दिया, मतलब 90 छोड़ के कहीं और लगा दिया, ऊपर भी लगा सकते थे, नीचे लगा दिया, अभी आधार पे हम लोग एक जैसा है ना समरूपता के, क्योंकि हमको समरूपता पे जाना है, तो बी के सामने क्यू को लिखा है ना। आइए आप हल में आएंगे, चूंकि साइन बी बराबर साइन क्यू। अब देखो बेटा कि साइन बी की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज एबीसी में है हम, तो साइन बी, साइन बराबर पी बटे एच, जब थीटा यहां है तो पी कौन होगा, ए सी बटे ए बी, लिख लीजिए इसको, क्या होना चाहिए, ए सी बटे ए बी। और साइन क्यू कह रहे हैं तो हम त्रिभुज पी क्यू आर की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, पी क्यू आर की। तो थीटा के सामने कौन, पी, 90 डिग्री के सामने कौन, एच, तो पी कौन है बेटा, पी आर, एच कौन है बेटा, पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू होना चाहिए ना। साइन बी बराबर साइन क्यू है तो ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू होना चाहिए, होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पी आर को यहां और ए बी को यहां ले आते हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम ए सी को रहने देते हैं सेम जगह पर, पी आर उठ के इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा, और ए बी उठ के उस तरफ जाएगा बटे वाला तो गुना में चला जाएगा, तो ए बी कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ए बी बटे पी क्यू। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो आप दोनों त्रिभुज में देखिए, ए सी पी आर, ए सी इस त्रिभुज का लंब, पी आर इस त्रिभुज का लंब, यानी आप क्या किए, लंब बटे लंब कर लिए, ठीक है ना। और अब आप देखिए कि ए बी इस त्रिभुज का कर्ण और पी क्यू इस त्रिभुज का कर्ण, दूसरा क्या है, कर्ण बटे कर्ण। हाँ, लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण हो रहा है ना बेटा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस हिसाब से पी आर जब नीचे और ए बी जब ऊपर आ जाता है, तो जो अनुपात बन रहा है वो दोनों त्रिभुज में क्या बन रहा है, लंब बटे लंब और कर्ण बटे कर्ण का। तो अब इस अनुपात को हम लोग क्या मान लें, ये मान लें कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के, उस अनुपात को, जो अनुपात इसके बीच बन रहा है उसको हम लोग क्या मान लिए, के माना, ठीक है ना। इस अनुपात को के माना और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब आओ बेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसके लिए, क्योंकि बड़ा सवाल है, इसमें हम जबरदस्ती नहीं घुसाएंगे, ऐसे भी एक पेज में होना नहीं है। तो उसी त्रिभुज को आप यहां पर फिर से फ्रेम करिए ताकि आपको समझ में आए। ये एबीसी था और ये पी क्यू आर है ना, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, पी और क्यू की बात कर रहे हैं हम। तो अब देखिए कि आपने लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण का मान, अनुपात को क्या मान लिया आप, के माने हैं। हाँ, अब कौन सी भुजा बच गया जिसका अनुपात हम लोग नहीं निकाले, बीसी यानी आधार, और इसका आधार आर क्यू, बीसी और आर क्यू का अनुपात हमारे पास नहीं है, तो हम बीसी और आर क्यू का पहले वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, फिर हम उसका अनुपात करेंगे। हाँ, तो आइए लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर क्या होना चाहिए, बीसी आपको आधार लग रहा है ना, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, मानते हो कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से कि बीसी का वैल्यू कर्ण का स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें पी क्यू आर में चलिए, इसमें इसका आधार निकालते हैं क्यू आर, आधार का नाम क्यू आर,
क्यू आर किसके बराबर होना चाहिए? आधार बराबर क्या होता है? लंब का कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट। तो कर्ण कौन है? पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? ये भी कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्योंकि हमारे पास पूर्व में लंब बटे लंब कर्ण बटे कर्ण उपलब्ध है जिसको हम के मान रखे हैं, अब हम क्या करेंगे? हमारे हमारे पास बीसी का वैल्यू है, क्यू आर का वैल्यू है, माने आधार आधार का वैल्यू है, तो अब हम आधार बटे आधार करते हैं, यानी क्या करने वाले हैं? बीसी बटे क्यू आर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बीसी बटे क्यू आर करोगे तो बीसी का वैल्यू कितना है? रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए जो समीकरण एक आप पीछे बनाए हो वो है आपका ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के, ये आप माने थे, है ना? के माना पिछला सब पेज में है, इसको आप समीकरण एक बनाए थे, है ना? ये हम बगल में लिख दे रहे हैं अभी क्योंकि आपको समझने में आसान रहे, ये हम पीछे से लाए पिछला पेज से। अब देखिए कि इस चीज में जब बीसी बटे क्यू आर का मान इतना होना चाहिए, क्योंकि बीसी इतना है क्यू आर इतना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो बीसी बटे क्यू आर का मान इतना होना चाहिए ना। अब हम क्या करते हैं? ए बी का वैल्यू पुट करते हैं यहां से समीकरण एक से, ए बी बटे पी क्यू बराबर के है, मानते हैं? ए बी बटे पी क्यू का मान क्या है? के है, तो ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? के इंटू पी क्यू। यहां से ए बी निकालो, जब आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर के है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा बेटा? के इंटू पी क्यू होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो क्या हम ए बी की जगह पर के इंटू पी क्यू लिख सकते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बीसी बटे क्यू आर बराबर ए बी की जगह लिख रहे हैं, ए बी का वैल्यू किसके बराबर है? के इंटू पी क्यू के, तो के इंटू पी क्यू का क्या? होल स्क्वायर घटा एसी का वैल्यू देखिए तो सेम इसी तरह एसी बटे पी आर बराबर भी तो के है ना, एसी बटे पी आर अगर हमारा के बराबर है तो इससे हम एसी का मान क्या निकाल सकते हैं? के इंटू पी आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो एसी का वैल्यू के इंटू पी आर हुआ, तो यहां भी हम एसी का वैल्यू के इंटू पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये जो हम लिखा है वो समीकरण एक से लिखा है, नीचे वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला में करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? उब तो नहीं रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही है क्या बेटा? नींद लागे छो नहीं ना? चलो देखो ध्यान से, बीसी बटे क्यू आर के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ये जो आपने मान पुट किया है कहां से लाया? ये चीज आपने समीकरण एक से लाया, तो यहां लिख देना है बगल में, कहां से? समीकरण एक से, ठीक है ना? अब देखिए क्या हम इसको के के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर को के स्क्वायर गुना पी क्यू का स्क्वायर घटा के स्क्वायर गुना पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दिए, है ना, और उस पर ओवर रूट डाल दिए बटे रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होना चाहिए। बीसी बटे क्यू आर का वैल्यू देखिए, अब यहां भी के स्क्वायर है यहां भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, तो हम रूट अंडर क्या लिखेंगे? के स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, यहां से के स्क्वायर कॉमन आया तो यहां क्या बचेगा बेटा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे रूट अंडर
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है बेटा? के होता है, और ये माइनस में है तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। के स्क्वायर का वर्गमूल के, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? बीसी बटे क्यू आर बराबर के बाहर निकल गया, यहां बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे रूट में यहां भी क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आएगा कि नीचे हम क्यों नहीं बदले थे। अगर नीचे बदल देते तो ये पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर बदल जाता किसमें? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर में, समीकरण 1 से ही। तब फिर कटता क्या ऊपर नीचे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसलिए ऊपर चेंज किए, नीचे चेंज नहीं किए। तो इससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट कट गया। तो अब बीसी बटे क्यू आर का क्या मान निकल के आया बताओ आप? ये निकल के आया ना, इससे फाइनली बीसी बटे क्यू आर का मान भी हमारा के निकल के आया। इसको आप समीकरण 2 करो। अब आप याद करिए कि समीकरण 1 में आपका बी एसी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के था, यानी लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर के, और अभी हो रहा है आधार बटे आधार बराबर भी के। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों समीकरण का तुलना करें तो लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर आधार बटे आधार बराबर के होना चाहिए ना। यानी तीनों संगत भुजाएं, लंब का संगत कौन, लंब, कर्ण का संगत कौन, कर्ण, आधार का संगत कौन, आधार, तीनों संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा कि AC बटे पी आर बराबर AB बटे पी क्यू बराबर BC बटे क्यू आर बराबर कितना, के। अब बराबर के लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। और आप जानते हैं कि अभी इस हिसाब से इस दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है ना। अब आ जाओ आप त्रिभुज में, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कंपेयर कर रहे हैं। क्या AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ के बराबर है किसके, BC बटे QR के। ये आपने क्या किया, साबित किया, या आप लिख सकते हैं प्राप्त किया। ये आपने अभी अभी प्राप्त किया है सॉल्व करके। जब ऐसा है तो त्रिभुज चैप्टर जो इसी क्लास 10th में है, समरूपता कसौटी, उसका प्रमेय नंबर 6.4 देखें तो आपको पता चलेगा कि यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत कोण स्वतः अपने आप बराबर हो जाता है, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए दो शर्त है। पहला शर्त संगत भुजाएं समानुपाती, और दूसरा शर्त संगत कोण बराबर। ये दोनों शर्त पूरा होता है तो कोई दो त्रिभुज को समरूप कहा जा सकता है। किसी भी दो आकृति को समरूप होने के लिए दो शर्तों का जरूरत होता है। जैसे कोई दो चतुर्भुज समरूप है तो एक उसका शर्त क्या होगा कि चारों संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो और चारों संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत मतलब जैसे अगर हम ABC समरूप PQR लिख रहे हैं त्रिभुज में, तो एक कोण P के बराबर
बी कोण क्यू के बराबर, सी कोण आर के बराबर। अगर आप त्रिभुज चैप्टर पढ़ के आए हो तो आपको ये समझ में होगा। अभी मैंने यहाँ त्रिभुज तो नहीं बताया है, तो जब हम त्रिभुज बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए, इससे थ्योरम्स पूछता है। तो ये 6.4 थ्योरम हमारा कहता है त्रिभुज चैप्टर में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारा संगत भुजाएं समानुपाती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसलिए प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 NCERT से ये 6.4 नंबर का जो थ्योरम है ये कौन से किताब का है? ये एनसीईआरटी का है, तो आप एनसीईआरटी मेंशन कर दीजिएगा। प्रमेय 6.4 एनसीईआरटी से क्या होता है कि हमारा त्रिभुज एबीसी को समरूप होना चाहिए किसके? त्रिभुज पीक्यूआर के। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ बेटा, इसके बीच में बी कोण है तो इसके बीच में कौन सा कोण है? क्यू कोण है ना? तो संगत कोण कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। फिर कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। कहां से? सीपीएसटी से। आपको यही साबित करना था। अब आप चाहे तो यहां भी प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कोण बी बराबर कोण क्यू साबित करना था। यहां भी प्रूफ लिख सकते हैं, या आपके पास अगर समय हो तो जो आपसे कहा जा रहा है इस सवाल में कि नहीं थ्योरम नहीं है तो आपको यही प्रूफ करना ज्यादा अच्छा होगा। यही प्रूफ लिख दीजिएगा आप। हिंदी में आप सत्यापित लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं इस सवाल को। देखें क्या था, बी और क्यू न्यून कोण है, कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है जहां साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध करना था कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो जैसे बी और क्यू का बात है तो दो त्रिभुज हो गया ना, एक त्रिभुज नहीं हुआ। तो एबीसी त्रिभुज देखिए और पीक्यूआर त्रिभुज दीजिए देखिए, जिसमें हम बी पर न्यून कोण और क्यू पर न्यून कोण आधार के कोण को बना के रखे, ठीक है ना। हम लिखते हैं दिया है कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री पर नहीं है, बाकी जगह पर है। जहां पर साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर कोण क्यू। हल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले चूंकि साइन बी बराबर साइन क्यू ये दिया है, आप लिख सकते हैं बगल में, ये चीज दिया है। कहां से आया ये चीज? ये चीज दिया है। तो साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो इसलिए AC बटे AB बराबर PR बटे PQ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन बी किसको रिप्रेजेंट करता है इस त्रिभुज से? देखो P बटे H को, AC बटे AB को, है ना। और साइन Q किसको रिप्रेजेंट करता है? P बटे H PR बटे PQ को, ठीक है ना। अब यहां जो अनुपात है वो एक ही त्रिभुज में है, AC AB एक ही त्रिभुज में है, PR PQ क्या है? एक ही त्रिभुज में है। हम क्या यहां करते हैं? PR को उठा के यहां नीचे, AB को उठा के यहां लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ऐसा करने से हम क्या पाते हैं कि हमारा लंब बटे लंब हो गया, कर्ण बटे कर्ण हो गया, जिसके अनुपात को हमने क्या मान लिया? के मान लिया। अब हमको किसी तरह आधार बटे आधार को भी क्या करना है? के बराबर करना है। जब तीनों संगत भुजाएं के बराबर हो जाएगा, समान उन तीनों संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा 6.4 थ्योरम से, जिसको SSS समरूपता कसौटी कहते हैं, है ना। तो हम इसको समीकरण 1 माने, यानी लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर के माना और समीकरण 1 किया। फिर हम इसी में क्या करते हैं ना, अब हम पहला त्रिभुज में BC भुजा का मान निकालते हैं, दूसरा में QR का मान निकालते हैं। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हम BC बटे QR कर देते हैं। पहला समीकरण से ऊपर वाले AB का वैल्यू रखते हैं तो K इंटू PQ होता है। पहला समीकरण से AC का वैल्यू रखते हैं तो K इंटू PR होता है। स्क्वायर करके K स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, K स्क्वायर का वर्गमूल K होता है तो बाहर कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ऊपर नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर पर ओवर रूट, अब PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर पर ओवर रूट बचता है। तो इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारा क्या मान मिलता है? BC बटे QR बराबर K। यही तो हमको करना था, आपको पहले ही बताया।
कि लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर के आपने माना था, और अगर आधार बटे आधार बराबर के हो जाता है तो हमारा काम हो गया। यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है? के बराबर है। तो तुलना कर देते हैं, तो AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर कितना? के। अब हम दोनों त्रिभुज में जाते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC और PQR में AC बटे PR, AB बटे PQ, BC बटे QR ये हम प्राप्त किए हैं। तो हम प्रमेय जानते हैं 6.4, जिसको कि SSS समरूपता कसौटी कहते हैं। तो प्रमेय 6.4 NCERT से, या आप कह सकते हैं SSS समरूपता कसौटी से, त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए किसके? त्रिभुज PQR के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका B बीच में है, इसका Q बीच में है। तो B कोण किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q कोण को। कोण B बराबर कोण Q प्रूव्ड हुआ हमारा CPST से। CPST का फुल फॉर्म आपको बताया है, corresponding part of the similar triangle। CPST का क्या होता है? corresponding part of the similar triangle, मतलब समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। संगत भाग में मतलब कोण भी आ जाता है, भुजा भी आता है, ठीक है ना? समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। अब कहीं आप CPCT लिखते हैं सर्वांग समता वाला में, तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? CPCT का फुल फॉर्म होता है corresponding part of the congruent triangle। सर्वांगसम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। corresponding part of the congruent triangle, उसका हिंदी क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। वहां सर्वांगसम में क्या होता है ना, संगत भुजाएं बराबर होती है, असंगत कोण भी बराबर होता है। समरूप में क्या होता है? संगत कोण तो बराबर होता है लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं होता है, लेकिन संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना? तो यहां हम लोग समरूपता कसौटी से बनाए इस सवाल को। दोनों सवाल में आपको कितना फर्क समझ में आया, अब समझ गए होंगे आप। इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम फ्रेश माइंड में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर सीखे होंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सुतने के लिए जग जाओ, बेटा जग जाओ, सोना नहीं है, ध्यान कंसंट्रेट यही रखना है। आप अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, ना मम्मी पापा के लिए ना हमारे लिए। आप जितना सजग होंगे आपका जीवन उतना बेहतर होगा। तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर आप रह सकते हैं कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10th कर लोगे तो सब आसान हो जाएगा। बेटा अब तो आपको कठिनाई वाला रास्ता पर चलना प्रारंभ करना है, और पूरा लाइफ कहीं ना कहीं हर कोई संघर्ष ही कर रहा है, अपने जगह पर उनको प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो लोग उससे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं ना, उसी को विजेता कहते हैं। जो फाइट कर रहे हैं, जो पहले हार मान के बैठे हैं, उसको आप क्या कहोगे? और मैं आपको बताता हूं कि कोई भी दूसरा फील्ड, मैंने ये नहीं कहता हूं कि एजुकेशन के अलावा और कोई फील्ड नहीं है, और बहुत सारा फील्ड है, लेकिन बेटा सक्सेस रेट अगर आप तुलनात्मक देखोगे ना, हर गार्जियन हर टीचर आपको कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप तुलना कर लीजिए, क्रिकेट वर्ल्ड ही ले लीजिए आप। हम भारत में जितने लोग हैं उसमें से कितने खिलाड़ी चुन के जाते हैं? 15। तो आप बताइए कि 140 करोड़ में 15 लोग सिलेक्टेड है, कितना परसेंटेज है? क्या उतने ही लोग खेलते हैं? खेलने वाले लोग बहुत है, चुन के मात्र 15 जाते है ना? तो मतलब वहां आपका चयन होने का संभावना कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को नहीं करना चाहिए और सेक्टर्स पे काम करना चाहिए, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि सक्सेस रेट अगर आप सबसे ज्यादा देखें ना तो ये एजुकेशन में है। यहां अगर 100 लोग संघर्ष कर रहे हैं ना पढ़ाई में, तो उसमें से 40 से 50 लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, लेकिन ये 40% किसी और सेक्टर में आपको नहीं दिखा सकते आप। अगर कहीं कोई बिजनेस ही चल रहा है ना, कि कोई मार्केट है, वहां 100 दुकानें एक जैसा है, मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक्स का ही दुकान है जो, या केमिस्ट का दुकान है 100, तो आपको लगता है कि 100 में से 100 दुकान सेम रेशियो में चलता होगा? मुश्किल से 4-5 दुकानें एक बेहतर रेशियो में चलता है, बाकी का रेशियो कम होता है। ये औसत आपने देखा होगा। तो कहने का ये है कि अगर आप तुलना करें ना सक्सेस रेट का, तो ये मैं अपने अनुभव से जरूर बताता हूं कि एजुकेशन का सक्सेस रेट जो है तुलनात्मक और सेक्टर से बेहतर है।
यहां अगर आप मेहनत करें, बाकी सेक्टर में मेहनत करेंगे, सफल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, करना भी चाहिए, जिसमें आपका टैलेंट हो उसकी तरफ जरूर जाना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप एजुकेशन से जुड़ते हैं ना, तो यहां आपका सक्सेस होने की संभावना 40% तक जरूर है। 100 में से 40 लोग मेहनत करके सफल हो रहे हैं, है ना, कोई ना कोई अपना रास्ता बेहतर बना रहे हैं। अब सफल होने का मतलब मैं कभी नहीं मानता हूं कि सरकारी नौकरी होता है। भले ही सरकारी नौकरी करने वाले आज के टाइम में खुद को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनकी भाषा ही बदल जाती है। मैं 100% लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनमें से कुछ लोगों का एटीट्यूड तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग अब कहीं कुछ है ही नहीं। वो जो हम लोग आम आदमी है, मतलब आम आदमी भी कहना शायद छोटा ही होगा, उससे भी कहीं नीचे है, और वो लोग भगवान के दर्जे में। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से जाके सफल अपने आप को मानते हो, तो इसको हम सफलता नहीं मान सकते। हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अगर आप बेहतर कर रहे हैं, आपका अर्जन का रास्ता अच्छा बन रहा है, आपका फैमिली बढ़िया से चल रहा है, आप खुश रह रहे हैं, चाहे आप खेती करके खुश रह रहे हैं ना, शांति से रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो वो सफलता है मेरे नजर में। बाकी के लिए मैं नहीं बोल सकता हूं, है ना। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, ए बी बराबर 29 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई है, कोण एबीसी पर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है 29-21, जिसमें कि एक भुजा 29 है ए बी, और बीसी इतना है, सी कोण समकोण है, तो सी समकोण है, तो ए बी आएगा कर्ण पर, बी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी पर समकोण है, ए बी है 29 इकाई, बीसी है 21 इकाई, ये तीसरी भुजा नहीं पता, तो ये दोनों वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं हम लोग इसको। क्या लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, तो सॉरी, बी सी बराबर 21, कॉमा कोण एबीसी बराबर थीटा, कोण एबीसी बराबर थीटा, यानी बी पर थीटा है, तो देखो यहाँ बी है हमारा, यहाँ पर थीटा है, ठीक ना। एबीसी बराबर, तो जो बीच में मान होता है वही कोण बनता है, तो एबीसी बराबर थीटा, तो क्या से पूछा जा रहा है, एक नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, दो नंबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब आप देखो
ये तो आप फार्मूला में भी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको वैल्यू से बनाना पड़ेगा। तो हल में आए, आपको कौन सी भुजा नहीं पता, AC भुजा नहीं पता, तो चूंकि AC बराबर क्या होना चाहिए, रूट अंडर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस इससे AC का वैल्यू निकालते हैं। AB का मान कितना है, 29, 29 का स्क्वायर, BC का मान कितना है, 21 का स्क्वायर। 29 गुना 29 करिए, 81, 18, 8, 26, 18 और 2 दूना 4, 1, 814, हाथ में 1 और 7 841। हम आपके तरीके से करके जा रहे हैं, जैसा आप सबसे सुलभ कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 कर लीजिए, अभी कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसको ट्रिक से छोटा बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बनाइए, सही बनाइए। हमेशा लोग ट्रिक्स के इस्तेमाल में रहते हैं। मुझे, मेरा पर्सनली मानना है कि आपको कम से कम 11वीं 12वीं तक ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप पूरे प्रोसेस में जाए। तो 29 का स्क्वायर क्या होगा, 841, और 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। वर्गमूल 400, 841 में से 441 घटेगा, क्या बचेगा, 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो अब आपके पास भुजाएं उपलब्ध है, कौन कौन सी, तीनों भुजाएं प्राप्त है। तो आप पहला व्यंजक पे जा सकते हो, क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। पहला है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अगर देखें, cos बराबर क्या होता है, b बटे h, तो BC बटे AB का होल स्क्वायर, BC बटे AB का होल स्क्वायर, जोड़ साइन स्क्वायर थीटा देखें चित्र से, तो साइन बराबर P बटे H, P का मान, AC का मान क्या निकाले हैं, है ना, 20 बटे 29, है ना। तो आप लिखना क्या है इसमें, AC बटे AB का होल स्क्वायर, तो AC बटे AB का होल स्क्वायर। तो BC का मान आपको पता है 21, AB का मान आपको पता है 29 का स्क्वायर, और अभी अभी AC का मान आपने निकाला है 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। 21 गुना 21, 441 बटे 841, जोड़ 20 गुना 20, 400 बटे 841, एलसीएम करेंगे क्या होगा, 841, 841 से 841, एक बार में 1 गुना 441, 441, 841 से 841, एक बार में 1 गुना 400, 400, क्या होगा, 841 बटे 841, काट के 1 मान आया। हाँ, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसी में 2 नंबर कह रहा है हमको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, सेम BC बटे AB का होल स्क्वायर माइनस AC बटे AB का होल स्क्वायर। BC बटे AB करते हैं, क्या होता है बेटा, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर घटा 20 बटे 29 का, 441 बटे 841 घटा 400 बटे 841,
फिर एलसीएम आप करोगे 841, 441 घटा 400, 41/841, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा। आगे बढ़ते हैं नए सवाल पर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में थोड़ा अलग क्या है, इस साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, एक ही सवाल में साइन ए भी पूछ रहा है, साइन सी भी पूछ रहा है, एक ही सवाल में कॉस ए भी पूछ रहा है, कॉस सी भी पूछ रहा है। यानी ए और सी पर थीटा होगा, ए पर थीटा जाएगा तो लंब आधार अलग होगा, और सी पर थीटा जाएगा तो लंब आधार अलग होगा। कर्ण तो हमेशा कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। जो जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आए तो पहला वीडियो जो हमने त्रिकोणमिति का बनाया है उसको आप जरूर देखें, शुरू से देखें तो आप ज्यादा समझ पाओगे, बीच से देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, दिक्कत आएगा आपको। आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें और उसको देखते चले तो आपको यहां तक आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आप एक दिन में कम से कम 2 वीडियो तो देख ही सकते हैं, कम से कम 2 वीडियो करके देखते हैं तो 3 से 4-5 दिन में अभी आप उसको मेकअप कर सकते हैं त्रिकोणमिति का, जितना भी हमारा अभी तक पढ़ाया हुआ है। 2 से 3 दिन में आप पहुंच जाएंगे साथ साथ, फिर आप साथ साथ एक वीडियो में भी काम आपका चलेगा, है ना। तो आप कंटिन्यू करें इसको। तो देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा था कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी समकोण है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं जैसा त्रिभुज कह रहा है। कोण बी पर समकोण है, ए बी थोड़ा बड़ा है, बी सी तुलनात्मक छोटा है, बी पर समकोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी पर 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री दिखाइए। उसके बाद आपका ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा नहीं पता उसको वॉट कर दीजिए अभी आप। अब जो जो मान पूछ रहा है वो हमको दिखाना है। आइए हल करते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो एक नंबर पूछ रहा है आपको साइन ए बराबर व्हाट, कॉमा कॉस ए बराबर व्हाट। फिर 2 नंबर पूछ रहा है आपसे साइन सी बराबर व्हाट, कॉमा कॉस सी बराबर व्हाट। ठीक है ना। चलिए हल में जाते हैं और पहले जो तीसरी भुजा है AC उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि AC बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण है निकालना, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहां से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का मान क्या होना चाहिए, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, 24 गुना 24 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 6 15 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 हाथ में 1 5 1 6, जोड़ के 625 हुआ, जिसका वर्गमूल क्या होता है 25। तीसरी भुजा आपको पता चल गया है ना। अब जैसे तीसरी भुजा पता आपको चला तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है 1 नंबर में,
इसलिए साइन ए बराबर, सबसे पहले साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए कहते हैं तो थीटा कहां पर है बेटा, यहां पर है, तो P बटे एच, तो कौन आएगा, यहाँ P बाय एच नहीं लिखना, भुजा का नाम लिखना, क्यों, एक ही त्रिभुज में दो थीटा है, तो P और B क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए भुजा का नाम लिखिए। भुजा कौन है, P के जगह BC, H के जगह AC, क्या मान आएगा, BC का मान 7, AC का मान अभी निकाले हम लोग 25। फिर आप cos से देखिए, cos से देख रहे हैं तो cos बराबर B बाय एच, तो B कौन बनेगा इस थीटा के लिए, AB बटा AC। AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला का आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम यहां खत्म करते हैं इसको। 2 नंबर साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। साइन सी बराबर, अब जब साइन सी कह रहे हो बेटा तो थीटा चेंज हो गया ना, थीटा बदल गया, थीटा अलग जगह आ गया, यहां आ गया। साइन सी बराबर P बाई एच, तो P कौन बनेगा, ए बी बटे H तो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, ए बी बटे ए सी, यानी 24 बटा 25। और कॉस सी देखोगे, थीटा यहाँ है, कॉस सी B बटे एच, यानी BC बटे ए सी, BC बटे ए सी। BC का मान क्या होगा 7, और AC का मान क्या होगा 25। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई टफ सवाल है नहीं, दो भुजा दिया है, तीसरा निकालते हैं, बस थीटा चेंज हो रहा है। ये सवाल मेरे बताने का कारण क्या है ना, कि एक ही सवाल में दो बार थीटा है, एक ए थीटा है, एक सी थीटा है। ए थीटा है तो लंब BC और आधार AB, सी थीटा है तो लंब AB आधार BC, बस इतना ही फर्क है। इसको समझ गए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है ना। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये लास्ट डे हम ये क्लियर कर चुके थे आपको, है ना, याद होगा। एक छोटा रिवीजन कर देते हैं, हम इस कैसे बताए थे आपको। तो हल में हम लोग क्या किए थे, कोने कोण बी न्यून कोण है, cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है कि ए बराबर बी। तो हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं आपको, ये बहुत छोटा था, 6 नंबर बहुत बड़ा गया। क्यों बड़ा गया, क्योंकि उसमें दो त्रिभुज में काम था, इसमें एक ही त्रिभुज में काम है। तो cos ए बराबर cos बी है, cos बराबर b बाई एच। देखिए आप त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, ठीक। तो cos ए कहिएगा तो क्या होगा, AC बटे ए बी। cos b कहिएगा तो BC बटे ए बी, ए बी कट गया, क्या मिला, AC बराबर BC। जब AC BC के बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC के सामने का कोण कौन सा, कोण B, BC के सामने का कोण कौन सा, कोण A। कहां से, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, इससे बनाए थे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और जब B बराबर A तो A बराबर B, ये बहुत शॉर्टकट बन गया था। और वही 6 नंबर से अगर हम तुलना करते हैं इसका, तो 6 नंबर बहुत बड़ा बनता है ना। तो हम आपको शॉर्ट रिवीजन करके समझा दिए। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल हम आप लोग इसमें जो भी बचा है, अब 10 नंबर या उससे आगे, अब देख लेंगे और कुछ सवाल इसमें बचा है, 10, 11, 12, 13, 3 मेन सवाल बचे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 सवाल के बाद ऑब्जेक्टिव्स बचते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और जो हमने 3, 4, 5 सवाल सीखा है, उन सवालों को आप बढ़िया से ध्यान दीजिए, ठीक से तैयार करिए। और बेटा हर एग्जाम में देखेंगे इस टॉपिक का सवाल रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी, सब्जेक्टिव्स में भी। तो मेरा पूरा आपसे यकीन है आप पर कि आप ध्यान से पढ़ेंगे,
मन लगा के अध्ययन करेंगे, स्कूल के टीचर्स की भी बात सुने, जहां आप कोचिंग कर रहे हो उनकी बात सुने, उनके लिए मेहनत करें, क्योंकि आपके जो गुरु है ना वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, उनका डांट कभी आपके लिए बुरा नहीं होता है, वो आप में अच्छा देखना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ प्रशंसा सुनने के आदी है बेटा, तो आप तरक्की आपका रुक जाएगा। जो अच्छे टीचर्स हैं या जो आपके अभिभावक हैं, वो आपको आपकी गलतियों पर टोकेंगे, और हम सबसे गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि हमने गलती नहीं किया है, हम भी अपने जीवन में गलतियों से ही आगे बढ़े हैं, और जीवन में लोग गलती कर करके ही सीखते हैं अधिकांश, क्योंकि अनुभव से सीखना बहुत आसान नहीं है। वो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं होती है कि मेरा जो अनुभव है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं, आप उससे सीख ले, ये आसान नहीं होता है। लोग खुद ठोकर खाते, खुद सीखते। तो आप फॉलो करिए अपने रूल्स को, पढ़ाई का एक कंप्लीट रूटीन बनाइए, सिस्टम में आप चलिए अभी से। ये नहीं सोचना आप कि बोर्ड एग्जाम आएगा तब मेहनत करेंगे लास्ट का 4 महीना, तो लास्ट का 4 महीना मेहनत करोगे पास कर जाओगे, मैंने कहा था कि पास नहीं करोगे, लेकिन तुम अगर एक्सपेक्ट करते हो कि हमको 90% करना है, मोर देन 90% करना है, 80% करना है, तो तुमको अभी से लगना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? इसलिए हल्के में नहीं लेना है किसी चीज को, और बहुत भारी नहीं लेना है, बोझ भी नहीं बनाना है। इंजॉय करते हुए पढ़ाई करते चलिए। मतलब आप हर चीज के लिए समय निकालिए, खेलने के लिए, बात करने के लिए, मस्ती करने के लिए, लेकिन वो फिक्स टाइम करिए कि हम 1 घंटा खेलेंगे, 1 घंटा टीवी देखेंगे। और फालतू का जो आज के टाइम में मतलब मोबाइल पे टाइम वेस्टिंग है, उससे आपको तो जरूर बचना चाहिए। क्यों? आप अगर मोबाइल देखें तो पढ़ाई का चीज देखें, अन्यथा सोशल मीडिया से जितना आपकी दूरी हो उतना बेहतर होगा। क्यों? अभी आपकी माइंड मेच्योरिटी बेटा उतना बेहतर नहीं है। तो आप पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज कीजिए। मोबाइल किसी को बना सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। तो आप फोन से पढ़ाई का चीज देखें तो आपका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि हर कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही दे रहा हूं, हमसे बड़े बड़े विद्वानों का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपको जिनका पसंद आता है, जिनसे आप समझ पाते हैं, उनको आप फॉलो करिए और मेहनत कंटिन्यू करिए बेटा। और अभी से कंटिन्यू मेहनत करेंगे, आपकी तरक्की, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। मैं विश्वास से बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मेरा ये 16वां साल है 10th बोर्ड को पढ़ाते हुए, तो मुझे जरूर एक्सपीरियंस है कि बच्चे अगर ईमानदारी से, मेहनत से शुरुआत से काम करते हैं, उनको बाद में कभी क्या कहते हैं, हाई बाप नहीं करना पड़ता है, हाई तौबा नहीं करना पड़ता है कि अब कम समय है कैसे करेंगे, क्योंकि आप पहले से तैयार होके चल रहे हो। तो एक नॉर्मल सा रूटीन बनाइए जिसमें आपका हर चीज का समय हो, खेलने का, पढ़ने का, हाँ, इंजॉय करने का, लेकिन वो लिमिटेशंस हो कि खेलने का टाइम 1.5 घंटा, पढ़ाई का टाइम कम से कम 6 घंटा स्कूल कोचिंग के अलावा, या कम से कम 5 घंटा तो जरूर आप किसी भी तरह सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटा निकालिए। उसमें आप वीडियो देखना भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक बेटा? समझे छिए? समझ रहा छिए ना? तो प्लीज अगर अहाँ सबके नीक लागे, बढ़िया लागल हुए, पसंद आयल हुए, समझ में आयल हुए, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करबे और अधिक से अधिक बच्चा तक पहुंचाबियो, अपन दोस्त तक पहुंचाबियो, और पढ़ाई से जुड़ियो बेटा। डिस्ट्रैक्शन से दूर भा जाओ। जितने जुड़बे अहाँ उतने ऊंचाई छुबे। कुछ लोग कहे छे ना लिख के ला लियो, तो लिख के लेना के मतलब की बोले प्रमाणित। हमू कही छी लिख के ला लियो, पढ़ाई से जुड़ जाओ, और बाकी कोई सेक्टर से अहाँ ज्यादा तरक्की करे के चांस बनत, सफलता के चांसेस एमे बेसी छे, कनिटा परसेंटेज ज्यादा छे। हर सेक्टर में लोग एक से एक, अगर सब पढ़ाई करते तो कोई लता मंगेशकर नहीं बनती, कोई तेंदुलकर नहीं बनती है, सच्चाई है। लेकिन बेटा तेंदुलकर के लिए तेंदुलकर वाला टैलेंट भी होना चाहिए ना।
अहाँ के बैट पकड़े नहीं आबिया लेकिन अहाँ चाहे छियै विराट कोहली हम बनी, ई नहीं हेते। अहाँ के अपन टैलेंट तो जरूर देखना चाहिए, अहाँ के खास की है। अहाँ अपन पढ़ाई के हमेशा रखियो साथ में, और अहाँ में जो कुछ खास विशेषता है ओकरा भी साइड से लेके चलियो। अहाँ स्पोर्ट्स में छिए, म्यूजिक में छिए कि डांस में छिए, एक चीज के अहाँ के अपन साथ जरूर जोड़ के रखना चाहिए। पता नहीं कौन सेक्टर अहाँ के सफलता की तरफ ले जाए, लेकिन हम एतबेटा कहल चाहे छी कि पढ़ाई जे है बेटा उ ओकरा में सफलता के चांसेस और चीज के तुलना में कने ज्यादा है। तय हर गार्जियन, हर टीचर, हर अभिभावक बच्चा के कहे छे पढ़, क्योंकि ओकरा पता छे कि या ई सफलता के सबसे बड़ा कुंजी छे। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।